प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो धर्म के संबंध में है, क्योंकि आज के समय में धर्म एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का और कन्फ्लिक्ट का, झगड़े का, लड़ाई का। और ये बढ़ता ही जाएगा ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, और कहीं ये विश्व युद्ध का रूप न ले ले ऐसा बहुत से लोगों को डर लग रहा है। आज हमें समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स और अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स या नॉन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में क्या फ़र्क है, और अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है वह समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए हित में है या नहीं, या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो इस विश्व के हित में है या हित के विपरीत है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा है। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है उसको कहा गया है कि यह वह स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ फेथ है। स्ट्रक्चर्ड यानी कि जिसका एक करैक्टर है, जिसमें कुछ नियम हैं, जिसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, जिसके कुछ कॉमन कमांडमेंट्स हैं, कॉमन डायरेक्शंस हैं, फेथ के बारे में, डू एंड डोंट्स के बारे में कुछ विश्वास हैं, और उनके निहित कुछ कमांडमेंट्स भी उनके फॉलो किए जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी यूनिफॉर्मिटी उनमें है और वो काफ़ी लोगों के साथ फॉलो करते हैं। और जैसे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़म, इन तीनों को स्पेशली इस कैटेगरी में रखा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहा जाता है। ना ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, दे आर इंस्टीट्यूशनल रिलीजन। उसमें एक हाई कमांड है, उनका एक पावरफुल सेंटर है जो सबको कंट्रोल में रखता है, और फिर उसके सब सेंटर्स हैं, और फाइनली वह हर गांव, हर शहर तक उसी तरह से रेमिफाई होता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या लीडरशिप का सेटअप। और यह हिरारिकल या ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट पूरे उनके धर्म के अंदर प्रभावित होता है, और यह हिरारिकल या फिर जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वह पूरे धर्म पे अपना कंट्रोल रखता है, एक व्यक्ति पे भी, और उसकी जो बहुत सी अधिक ब्रांचें बन जाती हैं या ग्रुप्स बन जाती हैं उन पे भी। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है जो अंडर कंट्रोल ऑफ कुछ अथॉरिटीज़ के अंडर में है, एक सिस्टम के कंट्रोल के अंदर वो चलता है, और उनके कॉमन कमांडमेंट्स जो हैं उनको फॉलो करवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्ट्रक्चर की होती है, और फाइनल डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो इसी स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसी से लिए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो कॉमन बिलीफ है वह लोगों को एक साथ भाईचारे में या एक धर्म के अनुयायी होने के नाते आपस में उनको संगठित करते हैं, और उनका एक कॉमन वैल्यू सिस्टम गाइड होता है जो उसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के द्वारा उन पे लागू किया जाता है। यह सब उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, और एक बहुत बड़ा सोशल सपोर्ट उनके चारों तरफ खड़ा हो जाता है। इसके कारण वो अपने आप को संगठित और किसी एक पर्पस के लिए वो लोग हैं, और वो दूसरे लोगों से अलग हैं, उनका विश्वास यह बहुत दृढ़ होता जाता है। जबकि नॉन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स को किसी डिक्शनरी में तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन वैसे काफ़ी जो लिटरेचर में और पब्लिकेशंस में वर्क हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि यह वो रिलीजन है जो ऑर्गेनाइज नहीं है।
और जो बड़े लूजली प्लेस्ड है, यानी कि उनमें कोई ऐसी एक संगठनात्मक शक्ति नहीं है जो उनको एक साथ रख सके, उनमें कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, उनमें कोई ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं है, कोई लीडरशिप का सेटअप नहीं है। और इसके अंदर जो मुख्य धर्म है उनको 4 धर्मों को रखा जाता है, जो चारों ही ईस्टर्न है, पूर्व के हैं। उनमें कन्फ्यूशियसिज्म, शिंटो, बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म, ये 4 रिलीजन्स को अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहा गया है। और ख़ास करके क्योंकि इनमें कोई सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी सब धर्मों में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो पोप हो या किसी दूसरे रूप में हो, इमाम हो, या उनके जैसे अरेंजमेंट्स हैं अपने अपने धर्म में, उनको वो फॉलो करके चलते हैं। पर ऐसा कोई ऑर्गेनाइज सेटअप जो है वह हिंदुज़म में या बुद्धिज़्म में या शिंटो में या कन्फ्यूशियनिज्म में नहीं है। इसलिए इन रिलीजन्स को अनऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ कोई सेंट्रल कमांड नहीं है जो सबको भेजे और सब उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में एक सेंट्रल कमांड आता है ऊपर से, और जो उनकी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और लीडरशिप के थ्रू हर व्यक्ति तक पहुँचता है। और क्योंकि संगठित लोग हैं तो वो हर व्यक्ति उसको मानता है। इसी कारण आप देखेंगे कि जैसे अभी चुनाव ही हो रहे हैं, इन चुनाव में अगर आप किसी भी जो इस्लाम को फॉलो करने वालों को पूछोगे तो लगभग वो एक से उत्तर ही देगा। मैंने टीवी पे तमाम देखा है, हर स्टेट के लोगों को देखा है। भारत तो एक बहुत विविध देश है, लेकिन जहाँ वो मुस्लिम लोगों का प्रश्न आता है और जब उनको प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग उनके सब के एक से उत्तर होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि कहीं से उनको एक सिंगल कमांड आ रहा है कि तुमको इस तरह से वोटिंग करनी है या इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करना है या पर्टिकुलर चीज़ का ये अर्थ निकालना है। हिंदुओं की कोई एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट में क्या बोलना है, क्या करना है, वह उनका सेंट्रल कमांड डिसाइड करता है। जो हाईएस्ट स्ट्रक्चर में पोजीशन वाले लोग हैं वो उसको डिसाइड करते हैं। हो सकता है बहुत बार ये एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हो, क्योंकि जैसा हमने देखा कि एक हिंदू लड़की ने जब इस्लाम के बारे में कुछ एक टीवी पे बहस में बोला, नुपुर शर्मा उनका नाम था, तो इंटरनेशनल एजेंसीज तक से उस पर रिएक्शन आने लगे। यानी कि ये संगठन खाली एक देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी आपस में संगठित होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। उनके अंदर अपना एक सेटअप है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चलता है और नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो चलता है, उसको फॉलो किया जाता है और वो हर व्यक्ति उसको मानता है। ऐसी उनकी आकांक्षा होती है लोगों से। जो सेंट्रल पावरफुल एजेंसी है उसकी आकांक्षा होती है। अब ये कौन सा इन दोनों में अच्छा है, ये तो एक बहुत बड़े डिबेट का हिस्सा है, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन ये बहुत बार डिस्कस किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है उसको सोसाइटी से हार्मफुलनेस यानी कि नुकसान हो सकता है कि नहीं। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जितने भी कन्फ्लिक्ट अभी तक सोशल लेवल पे देखे गए हैं इतिहास में, वो सारे रिलीजन बेस्ड पे थे, और उन कारणों को एनालाइज करते हुए उन्होंने कुछ संभावनाएं यहाँ पे व्यक्त की हैं। वो संभावनाएं हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन की पर्टिकुलर रिलीजन की डॉक्ट्रिन होती है उसके कारण जो है दूसरों के डॉक्ट्रिन दूसरी होती है, यानी कि उनका रहने का तरीका, उनका व्यवहार का तरीका, उनके धर्म का तरीका एक डिफाइंड है, और दूसरे धर्मों से इसलिए वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते और बहुत जल्दी ही दूसरे लोगों से वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। उसके अलावा जब कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उनकी जो फिलॉसफी होती है वो उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देती है, एक ऑब्जेक्टिवनेस तय करती है और एक कारण देती है लड़ने का कि भाई तुमको अपनी इस फिलॉसफी के लिए फाइट करना है, क्योंकि ये तुम्हारे धर्म की फिलॉसफी है जो विपरीत है दूसरे सामने वाले ग्रुप के। और उसी में वो फिर जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, यानी कि जैसे जो
ह्यूमन बॉम्ब है वो दूसरों को उड़ा देते हैं, अपने अपने खुद भी उड़ जाते हैं। तो वो उनको जस्टिफिकेशन देता है, उनकी डॉक्ट्रिन एंड फिलॉसफी जो है वो उनको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। कोई भी यह उनको एक अत्यधिक शक्ति भी प्रदान करता है। वह उनका विश्वास अपने भगवान में उनके लिए एक बहुत बड़ा आलम्ब बन जाता है। बहुत सी इतिहास में कुछ रिलीजनों के साथ में या दो रिलीजन्स के बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं जिसमें धोखाधड़ी या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है, लेकिन के साथ वो उसको भूलते नहीं और उसे याद रखते हैं और उसी को एक कारण बना लेते हैं अपनी लड़ाई का, और उसको एज ए अपना मोटिवेशन प्रयोग करते हैं। इस तरह का जो हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है वह भी उसमें आग में घी का काम करता है। दूसरा फ्लोर जो इन फॉलोवर जो हैं, उनके जो मानने वाले या धर्म के अनुयायी लोग जो हैं, वो हिस्टोरिकल रोंग्स के जो रोंग हुआ है, हिस्टोरिकल रोंग यानी कि धोखा दिया गया है, लड़ाई में किसी को मारा गया है, किसी का बलिदान दिया है, तो वो सब को भी याद करके और अपोजिट पार्टी पे वो ये भूल जाते हैं कि इंसिडेंट आज से काफ़ी पुराना है, 1000 साल पुराना है या 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस बात को भूल करके वो उस समय का हिसाब किताब आज के समय में करना चाहते हैं। क्यों? कि उनका विश्वास जो है पुराने जो उनके हिस्ट्री है उस पर बेस्ड है। ऐसा उनका मानना होता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, वह गलत है। इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो होते हैं वो हिस्टोरिकल जो उनकी कहानियाँ होती हैं, जैसे मिराकल्स भाई, अगर आपने किसी को भी भगवान डिक्लेयर जब किया और भगवान माना है तो वो मिराकल भी करेगा, कुछ असंभव बातों को भी वो करेगा। कुछ वैसे इवेंट्स भी होंगे जिन पे आप विश्वास नहीं कर सकते या विज्ञान द्वारा उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो प्योरली फेथ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक में लिखे हैं, किताब में लिखे हैं या किताबों में लिखे हैं जिनमें उनका विश्वास है या उनके धर्म का विश्वास है, उसको वो एज ए अपने मॉरल स्ट्रेंथ और मोटिवेशनल फोर्स के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जो उनके फंडामेंटल्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, कि जो बेसिक फंडामेंटलिस्ट या कमांडमेंट्स या स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो उनके धर्मों में होती हैं, चाहे वो अनसाइंटिफिक ही हों, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो, फिर भी वो उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो उनके इतिहास से जुड़ा है, उनकी उत्पत्ति, उस धर्म की उत्पत्ति से जुड़ा होता है और ये विश्वास का मामला होता है। अक्सर रिलीजन का इस तरह के मामलों में पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत कम देखा गया है। ज़्यादातर जो भी इन्फेक्ट होता है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही होता है। इसीलिए साइंटिफिकली करेक्ट न होने के बावजूद भी उस आस्था में वो अपना विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। जैसे अगर कोई धर्म कहता है कि नहीं, पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है, लेकिन वो नहीं मानेंगे कि पृथ्वी गोल है, वो किसी न किसी तरह से तर्क कुतर्क से यही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी तो चपटी है। ये उनका विश्वास का विषय बन जाता है। और उसके साथ में क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट उनके साथ में होता है, जो उसी तरह के विश्वास वो लोग भी रखते हैं, और उसमें बहुत से राष्ट्र भी हो सकते हैं, देश हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो कोई बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो भी उस धर्म के नाम पे या उनके इस तरह से वे लोग, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके बहुत से राष्ट्र हो सकते हैं, बहुत से देश हो सकते हैं भी। इस्लाम के जैसे 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस्लाम उनका राष्ट्रीय धर्म है। इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज़ यूरोप में है जिनका धर्म जो है, रिलीजन जो है, पॉलिटिकल रिलीजन या राष्ट्रीय रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। तो इस तरह से कभी कभार वो आपस में एक रिलीजियस ब्रदरहुड में, ब्रदर के नाते वो लोग आपस में इकट्ठा होकर एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी संभावना रखते हैं। वो बहुत से जो साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं रिलीजियस में, बिलीफ जो है, उनको सूडो साइंस के द्वारा, जो साइंस तो नहीं है पर साइंटिफिक की तरह एक प्रयास करके उसको जस्टिफाई करने का तरीका भी ढूंढते हैं, जिससे कि वो सिद्ध कर सकें
कि उनके विश्वास जो है वो साइंटिफिक आधार पे पूरे उतरते हैं, जबकि ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। वो एक कॉमन फिलॉसफी और कॉमन विचारधारा से क्योंकि संबंधित होते हैं, इसलिए उनमें एक रिलीजियस ब्रदरहुड का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और वो एक जैसे इस्लामिक ब्रदरहुड तो फेमस है ही, क्रिश्चियनिटी ब्रदरहुड भी एग्जिस्ट कर सकती है कहीं, या उसके कारण जो है अगर ऑप्शन है तो शायद वो अपने रिलीजन वालों को सपोर्ट करेंगे बजाय दूसरे रिलीजन वाले के। तो इस तरह से यह समस्या का कारण ही बनता है। और अंततः प्राय सब लोगों का यही है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से पूरी मानवता को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, जबकि दूसरी तरफ जो अनऑर्गेनाइज्ड या नॉन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, जिसमें जैसे मैंने 4 बताया, कन्फ्यूशियनिज्म और शिंटो, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म, वो उन्होंने कभी भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता कि उन्होंने धर्म के नाम पे या धर्म की आड़ में या धर्म के कारण किसी पे दूसरों पे अटैक किया हो। हिंदुओं का तो रिकॉर्ड है कि कभी उन्होंने हिस्ट्री में किसी को भी बलपूर्वक हिंदू बनाने का प्रयत्न कभी नहीं किया, जबकि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो है वो अपने आप को स्प्रेड करने में हमेशा एंगेज्ड रहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के नंबर बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो दुनिया में डोमिनेंट हो सके। तो इसलिए मैं किसी भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का एक हिस्सा हूँ और उस पर मुझे विश्वास है। मेरी अच्छा अनुसार मैं किसी भी विश्वास पे, किसी भी दर्शन पे, किसी भी फिलॉसफी पे उसकी स्टडी कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और उसका प्रतिपादन भी कर सकता हूँ। धन्यवाद।